अकबर के दरबार ने बकरी की गवाही सब हुए हैरान। वो सुबह किसी अन्य सुबहों की तरह थी। दरबार में सूरज की हल्की किरणें महल के लाल ईंटों पर गिर रही थी और खिड़कियों से छन कर आने वाली रोशनी मोहर के नीचे बैठे लोगों के चेहरों पर अलग अलग चित्र उकेर रही थी। पर उस दिन कुछ अलग सा तनाव हवा में था, जो केवल दरबार के नियमों और आदतों से नहीं आ रहा था। ये किसी छोटे से गांव की उलझन थी जो महल तक आकर टकरा रही थी। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे ही चश्मा उठाया और दरबार की ओर देखा। उनकी आंखों में वही गहरी उत्सुकता चमक रही थी जो नए सवालों से मिलकर बनती थी। दरबार में आज एक विचित्र मुकदमा चलने वाला था। मुकदमा साधारण सा था, पर उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। कुछ दिनों पहले एक अमीर व्यापारी, मशहूर कपड़ा व्यापारी मियां मक्खन मियां ने दायर की थी कि कोई गांव का छोटा सा चोर उसके प्यारे हार, एक नाजुक लाल माणिक जड़ित हार, चुरा ले गया। ये हार मियां मक्खन मियां के लिए सिर्फ आभूषण न था, ये उन्हें पिता की याद दिलाता था। वो एक विरासत थी। मियां मक्खन मियां का रोना और उनके शब्द, वो हार मेरे आदर्श का प्रतीक है, सबने सुन लिया था। उन शब्दों के साथ शरीफ सूरत मियां के चेहरे पर एक असहनीय कमी भी नजर आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हीरा हीरा नहीं, किसी याद को खोने का दर्द था। दूसरी ओर था एक गरीब बकरा पालक, नाम था चुन्नू। चुन्नू का जीवन सरल था। उसकी दुनिया में उसकी माता, उसकी छोटी सी झोपड़ी और कुछ बकरियां थी जिनसे वो अपना गुजारा करता था। चुन्नू पर वार दिन वही आरोप लगा। मियां मक्खन मियां ने सीधे उसका नाम लिया और कहा कि चुन्नू ने ही उनकी हवेली के पिछवाड़े से हार चुरा लिया और उसे अपने किसी साथी के पास छुपा दिया। चुन्नू ने रोते रोते कहा कि वो निर्दोष है और उसकी बकरी हमेशा उसके साथ रही। पर अदालत में किसी ने उसकी बातों पर भरोसा कम और शक ज्यादा किया, क्योंकि चुन्नू गरीब था और गरीबों की औकात अक्सर अफवाहों के आगे तुच्छ समझी जाती है। जब मामला अकबर के सामने आया तो हर तरफ दो राय थी। कुछ दरबारियों ने कहा कि कानून के अनुसार सबूत चाहिए, किसी ने हार देखा तो उसे पकड़ना चाहिए। कुछ ने कहा कि अकबर को कठोर दंड दिखाना चाहिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले कि चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अकबर की आंखों में कुछ और ही था, एक तरह की दया और जिज्ञासा। उन्होंने कहा, सबूत लाओ। सबूत के बिना दंड देना आसान है पर न्याय नहीं। पर सबूत कहां से आए जब एक हार खो गया था और कोई देखकर नहीं था? तभी दरबार में एक अजीब सा प्रस्ताव आया। वो प्रस्ताव था चुन्नू की बकरी को गवाही के लिए बुलाने का। दरबार के कुछ सदस्यों ने ताने मारे, हम क्या कर रहे हैं, बकरी गवाही देगी? और हंसी उछल पड़ी। पर अकबर ने उस प्रस्ताव को हल्के में नहीं लिया। वे जानते थे कि न्याय केवल कागजों और गवाहों से नहीं चलता। कभी कभी सरलता और आत्मा की सच्चाई खुद ही रास्ता दिखा देती है। उन्होंने कहा, अगर बकरी किसी तरह सच दिखा रही है तो पहले उसकी बात सुन लेते हैं, पर बकरी की सुनने का हमारा तरीका अलग होगा। चुन्नू को दरबार में बुलाया गया। उसकी आंखों में डर था, पर उसके हाथों में दृढ़ता भी। वो झोपड़ी की गंध लिए दरबार में आया और अपनी बकरी, नाम था मुनिया, को लेकर खड़ा हुआ। मुनिया साधारण बकरी थी, सफेद धब्बों के साथ। उसकी आंखों में एक अजीब सा शांति का भाव था, ऐसा भाव जो किसी जानवर में कम ही देखने को मिलता है। चुन्नू की आवाज में विनय था, साहिब, ये मेरी बकरी है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, उसने कभी कुछ चुरा कर नहीं रखा। मियां मक्खन मियां के समर्थकों ने फुसफुसाना शुरू किया, ये हास्यास्पद है। पर अकबर ने सख्ती से कहा, मुनिया को संवेदनशीलता से नत्थी करो और उसे बताओ कि उसे हमारे सामने क्या करना है, हम उपाय जानेंगे। फिर अकबर ने एक विचित्र परख की योजना बनाई। वे हमेशा ही न्याय में नए तरीके अपनाने के लिए जानी जाते थे। उनके दरबार में बुद्धि और कल्पना का मेल अचंभे के साथ न्याय को आकार देता था। इस बार वे चाह रहे थे कि न केवल इंसान की गवाही सुनी जाए, बल्कि एक प्रकृति संबंधी संकेत, बकरी, के जरिए भी सत्य की राह देखें।
अकबर ने कहा कि 2 चीजों का प्रयोग किया जाएगा, मुखौटा नहीं बल्कि स्मृति का प्रयोग। उन्होंने कहा कि मुनिया जैसी प्राणी अपनी सूंघने की शक्ति और परिचित वस्तुओं की पहचान में माहिर होती है। वे प्रस्ताव रखा कि मुनिया को पहले मियाँ मक्खन मियाँ के कुछ निजी सामानों के बीच से चुन्नू की कोई वस्तु चुनने को कहा जाए। ऐसा माना जाए कि यदि मुनिया सचमुच चुन्नू के साथ थी उस रात, तो वो चुन्नू की खुशबू या बार बार छुई हुई चीजों को पहचान पाएगी। दरबार में कुछ ने कहा कि ये झूठा नाटक है, पर अकबर ने समझाया, हम किसी को मजाक का पात्र नहीं बनाते, हमें रूपांतर में भी सच्चाई मिल सकती है। तब अदालत ने फैसला किया कि दोनों पक्षों के कुछ निजी सामान, चेहरे से जुड़े तौलिए, बाजूबंद और चुन्नू के पुराने ढीले जूते को सामने रखा जाएगा। मियाँ मक्खन मियाँ ने गर्व से अपने सामान भी रखा, सिल्क के कपड़े, महंगे कंगन और वो खुद का पसंदीदा तौलिया। चुन्नू ने अपने पुराने कपड़े दिए, एक घिसा हुआ कमरपट्टा और वही जूते जिनसे उसने हर सुबह अपने बकरों को खेत पर ले जाया था। मुनिया को दरबार की चौखट पर ले जाया गया और उसे शिथिलता से बैठाया गया, कोई उसे डराने की कोशिश न करे। दरबार ने खाने के लिए कुछ चने भी रखा ताकि उसका मन शांत रहे। तभी अकबर ने प्रयोग शुरू किया। उन्होंने मुनिया के सामने सारे सामान रख दिए और कहा, देखो मुनिया, इनमें से वो वस्तु चुन जो तुम्हारे मालिक की है। मुनिया ने शुरुआत में सब कुछ अनदेखा किया और मैदान की तरफ घास खाने में मन लगाया। पर एक बार जब चुन्नू ने अपने पुराने जूते को पास रखा, मुनिया की नाक पर एक हल्की सी चमक आ गई। ये चमक किसी खोए हुए रिश्ते की पहचान थी। उसने धीरे धीरे अपनी नाक उठाई, जूते की ओर आई, एकदम से झपटकर जूते को अपने मुंह से छू लिया और फिर खींचकर चुन्नू की गोद में रख दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो बकरी ने अपने दिल की बात कह दी हो। दरबार में एक हल्की खामोशी छा गई और फिर कुछ लोगों ने तालियां दी। पर मियाँ मक्खन मियाँ के समर्थक क्रोधित हो उठे और बोले कि ये चाल है, कोई रस्सी से कर रहा है। पर अकबर ने कहा, यह केवल शुरुआत है, अब मामला और पेचीदा हुआ। यदि मुनिया ने चुन्नू की वस्तु चुन ली तो क्या वो पुष्टि थी कि चुन्नू निर्दोष था? विरोध बोलने वालों ने कहा कि जूते में सामान रखा हुआ कोई माल या हार नहीं था। ठीक बात थी, पर यहीं पर अकबर ने असली दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि जो चीज खोई थी, हार, उसके छिपने की जगह और पैटर्न को देखकर कुछ संकेत मिल सकते हैं। उन्होंने मुनिया को एक और परीक्षा से गुजरने का निर्णय लिया, हाथ की सूंघने की क्षमता का प्रयोग। वे चाहते थे कि बकरी को कुछ लोगों की सूंघने को कहा जाए और वो वह चुने जिसे वो सचमुच पहचानती थी। यदि बकरी चुन्नू को पहचानती थी तो वो जल्दी उससे चिपकेगी, और यदि किसी और ने हार छुपाया हो तो बकरी की प्रतिक्रिया उससे कुछ संकेत दे सकती थी। तभी निष्कर्ष हुआ, मुनिया को अलग अलग लोगों के पास ले जाकर उनसे सूंघवाया गया। चुनिंदा लोगों में चुन्नू और मियाँ मक्खन मियाँ दोनों थे। साथ ही कुछ दरबारियों को भी खड़ा किया गया ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मुनिया ने पहले चुन्नू को देखा और उसके हाथों की ओर झपटा। उसने चुन्नू की बाहों को चाट लिया, जैसे कि वो कह रही हो, तुम ही मेरे हो। चुन्नू की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो कुछ और नहीं बल्कि धन्यवाद और राहत का मिला-जुला भाव था। पर जब मुनिया को मियाँ मक्खन मियाँ के पास लाया गया तो वो उलझन में रही। उसने नाक उठाई और पीछे हट गई, मानो कोई पराया खुशबू हो। कुछ लोगों ने इसे बस बकरी की चंचलता कहा, पर अकबर ने ध्यान से देखा, इसमें कुछ और था। प्राणी की सहज निष्ठा और वो गहरी भावना जो मानव के नकली शब्दों से परे थी। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे कोई भी दरबारी भूल न सका। मुनिया ने अचानक दरबार के एक कोने की ओर दौड़ लगाई और वहीं रुककर कुछ खोदा। मिट्टी के भीतर उसने अपनी नोक से कुछ कठोर चीज उघाड़ा। जब उसे निकाला गया तो वो कुछ चमकदार था, एक छोटा सा हुलिया हुआ पारदर्शी थैली जैसा जिसमें कुछ चिपके हुए थे, और आखिरकार हार का छोटा सा टुकड़ा मिला, माणिक का एक छोटा टुकड़ा जो टूटकर थैली में छुट गया था। लोगों की आंखों में विस्मय और सन्नाटा भर गया।
मियां मक्खन मियां के चेहरे की रंगत बदल गई। उनकी उंगलियां कांपने लगी। चुन्नू का सीना जैसे फूला। वो नहीं जानता था कि मुनिया ने ये कैसे पाया, पर अकबर शांत रहे। उनकी सोच पहले से ही किसी गहरे सत्य की ओर संकेत कर रही थी। मियां मक्खन मियां के चेहरे पर झूठ की परत धीरे धीरे उधड़ने लगी। उन्होंने पहले ही कहा था कि हार चोरी गई थी और ये चुन्नू ने लिया था, पर थैली का टुकड़ा और उसके टूटे हुए माणिक से पता चलता था कि हार कहीं से टूट कर गिरा होगा और कोई उसे छुपाकर रख सकता था। अकबर ने तब सवाल किया, ये टुकड़ा यहां कैसे पहुंचा? क्या कोई ये बता सकता है? मियां मक्खन मियां ने मुंह मोड़ लिया और उसने कहा कि वो नहीं जानता। पर फिर चुन्नू ने बहादुरी से कहना शुरू किया, साहिब, मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं लिया। मेरे पास हार जैसी खूबसूरत चीज रखने का कुछ कारण ही नहीं है। पर मियां मक्खन मियां के बारे में मैंने सुना है कि उनके गोदाम में कुछ अजीब लोग आते थे। कभी कभी वे बड़े भारी भरकम बर्तन चलाते हैं, कभी कभी बहुत ही छिपे हुए अंदाज में। चुन्नू की आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था, पर अब दरबार में हवा बदली हुई लग रही थी। अकबर ने आदेश दिया कि मियां मक्खन मियां के घर की तलाशी ली जाए, पर बिना किसी भारी हस्तक्षेप के, शांति से। ये आदेश कुछ दरबारियों को गलत लगा, क्योंकि मियां मक्खन मियां एक सम्मानित व्यापारी था। पर अकबर ने त्रुटीन तर्क दिया कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। तलाशी के दौरान दरबार के कुछ अधिकारियों ने पाया कि मियां मक्खन मियां के गोदाम की एक छिपी हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा खोखला स्थान था। वहां कुछ कठोर वस्तुएं रखी थी और उनमें एक डिब्बे में वही हार का बाकी टुकड़ा और कुछ और पन्नियां मिली, जिन पर मियां मक्खन मियां के पुराने लेन देन और कर्जों के संकेत थे। ये मिलना सारा दृश्य बदल गया। मियां मक्खन मियां का चेहरा अब और ज्यादा गिरी हुई शक्ल का हो गया। क्या वे खुद ही इस जाल का शिकार बने थे, या उन्होंने किसी को फंसाने के लिए सब किया था? जांच के दौरान और भी बातें उघड़ी। मियां मक्खन मियां के कुछ व्यापारियों ने बताना शुरू किया कि हाल के दिनों में वो कई तरह के कर्ज में थे और उन्होंने अपना दायित्व छिपाने के लिए कुछ गलत चालें चली थी। यही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि मियां ने कभी कभी अपने खुद के सामान को छुपाने के लिए नकली चोरी करवाई थी, ताकि शिकायत करके बीमा या रियायतें प्राप्त कर सके। ये सुनते ही दरबार के लोग दंग रह गए। पर अकबर ने कहा कि दोष सिद्ध होने तक किसी को भी कठोर परिणाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि न्याय का मकसद केवल सजा नहीं, बल्कि तथ्य का उद्घाटन भी है। बाद में जब बात और गहराई में गई तो ये सामने आया कि मियां मक्खन मियां ने अपने ही हार को छिपाकर एक षड्यंत्र रचा था, ताकि वो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बीमा की रकम और ब्याज से कुछ पैसे ले सके। पर योजना उस तरह नहीं चली। हार का बड़ा टुकड़ा टूटकर कहीं गिर गया और गुल्लक के काम आ जाने के डर से मियां ने सोचा कि किसी गरीब को फंसाकर मामले को सुलझा लिया जाए। उन्होंने चुन्नू पर आरोप मढ़ दिया, क्योंकि चुन्नू गरीब था और उसकी बकरी अक्सर उनके खेतों में निकल आती थी, जो कि मियां के पक्ष में सुगम बहाना था। पर मुनिया ने अपनी सहज बुद्धि से सच को उघाड़ दिया। उसने वो थैली कहाँ छुपी थी और किस तरह उसे पहचाना, ये किसी के भी समझ से परे लग रहा था। पर यही जानवरों की अनकही समझ थी। उनके पास न मानव चालाकी थी और न छल, बस सच्ची पहचान थी, और उसी पहचान ने आज अदालत को सच दिखा दिया। मियां मक्खन मियां की शर्मिंदगी बड़ा रूप लेने लगी। उनके समर्थक चुप हो गए। अकबर ने निर्णय दिया कि मियां को अपने कृत्य की सजा देनी चाहिए, पर वे दंड को केवल सजा तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसा दंड जो शिक्षा न दे वो विनाशक होता है। मियां मक्खन मियां को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और चुन्नू से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जो धन उन्होंने इस योजना में बचाया, उसे वे गांव के दीन दुखियों के लिए दान करें। मियां मक्खन मियां ने पहले मुंह टिकाकर मना किया, पर फिर उनकी आंखों में पछतावे की परछाई उभर आई। उन्होंने आखिरकार झुककर अकबर के निर्णय को स्वीकार किया और चुन्नू से मिलकर माफी मांगी। चुन्नू ने माफी सुनी और कहा कि उसे मियां की माफी चाहिए नहीं,
बल्कि अपने ठेस को मिटाने के लिए समाज का सहयोग चाहिए। मियाँ ने संपूर्ण ईमानदारी से कहा कि वे अपनी सारी बची खुची दौलत गांव की भलाई में लगाएंगे। स्कूल, वृद्धाश्रम और एक सफेद धुले बकरों के लिए दवा का प्रबंध कराएंगे। और इस तरह उनका दंड शिक्षा और समाज सेवा में बदल गया। पर कहानी का असली आश्चर्य अभी बाकी था। दरबार के लोग सोच रहे थे कि सच साबित हो गया और न्याय हुआ, पर अकबर ने मुनिया की तरफ देखा और बोले, ये बकरी सिर्फ गवाह नहीं रही, वो इस न्याय का प्रतीक बनकर उभरी है। इससे बड़ा और क्या पुरस्कार हम रख सकते हैं? सबने देखा कि अकबर की आंखों में कुछ अलग और था। वे चाहते थे कि इस घटना का स्थायी असर रहे। उन्होंने आदेश दिया कि मुनिया को दरबार की संरक्षित बकरी घोषित किया जाए, पर किसी तरह की दिखावटी मूर्त के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी उपस्थिति के रूप में, ताकि लोग याद रखें कि निष्पक्षता और सरलता कितनी ताकतवर हो सकती है। चुन्नू को भी सरकारी सहायता दी गई। न केवल मुनिया की देखभाल का खर्च, बल्कि कुछ जमीन भी दी गई, ताकि वो नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सके। मियां मक्खन मियां ने सद्भाव से काम करते हुए गांव के लिए कई योजनाएं चलाईं और अपनी गलती की भरपाई की। समय के साथ ये घटना एक किंवदंती बनकर फैल गई। लोग कहते थे कि कैसे एक साधारण बकरी ने दरबार के कानूनों और मानव चालाकियों को ध्वस्त कर दिया। दरबारियों ने भी कुछ सीखा। न्याय के लिए केवल दस्तावेज मायने नहीं रखते, कभी कभी जीवों की निष्पक्षता भी न्याय की राह दिखा देती है। अकबर ने ये बात बार बार दोहराई कि न्याय की जड़ कभी भी दिखावा नहीं होनी चाहिए, नहीं ढोंग, ये मानवता से जुड़ी हुई है। इस घटना ने महल के माहौल को बदल दिया। लोग छोटे छोटे झूठों पर भी अब ध्यान देने लगे। वे समझ गए कि असली सत्य कभी कभी सबसे सामान्य चीजों में छिपा होता है। एक बकरी के कूदने में, एक बच्चे की हंसी में, या किसी बूढ़े की आंखों में। वर्षों बाद जब चुन्नू अपने बच्चों को बकरी पालन का पाठ पढ़ाता तो वो मुनिया की कहानी बतलाता। वो बताता कि कैसे किसी ने उसे झूठा ठहराया, पर एक बकरी ने उसकी इज्जत जीत कर दी। बच्चे उसकी आंखों में चमक भरते और वो कहता, याद रखना, सच्चाई का साथ सब होंगे तो कालों का ऐसा न्याय बनता है जो हर किसी के लिए शिक्षा देता है। मियां मक्खन मियां भी बार बार महल में आते और अपने किए पर शर्मिंदा होकर गांव के कामों में लगे रहते। और मुनिया, वो बकरी जो किसी ने सिर्फ खोखले मजाक का हिस्सा समझा था, वो दरबार की वो छोटी सी देवी बन गई, जिसके पास आकर लोग अपनी परेशानियां सुनाते और फिर हंसकर अपने घर लौट जाते, मानो मुनिया का होना ही किसी तरह से राहत दे रहा हो। ये कहानी सिर्फ न्याय की नहीं रही, ये मान प्राणी के रिश्ते की भी कहानी बनी। ये याद दिलाती है कि जब हम अपनी आंखें और कान सिर्फ अपने फायदे के लिए तीखे कर लेते हैं तो सच्चाई अक्सर चुप हो जाती है, पर जब हम खुले मन से विचार करते हैं तब छोटी सी सीधी चीज, एक बकरी की नाक, उसकी चाल, हमें उस सच्चाई तक पहुंचा देती है जो हम भूल चुके होते हैं। अकबर की दरबार ने वो दिखा दिया कि न्याय केवल मुकदमों का फल नहीं, बल्कि दिलों का आर पार भी है। और इस बात का संदेश आज भी किसी गांव की चौपाल में, किसी बड़े महल की जाली में और किसी छोटे से बच्चे की हंसी में गूंजता है कि सच्चाई का मार्ग कभी किसी की भी पहचान से नीचे नहीं होता। वो हर जगह, हर रूप में मिल सकता है, यहां तक कि एक बकरी की गवाही में भी। अकबर और मुर्गी का डांस दरबार में। दरबार का वो दिन किसी भी दूसरे दिन से अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी हल्की सी उत्सुकता थी, जैसे कोई अनहोनी सौगात ला रही हो। शाहजहां के बाद के वर्षों की मशहूर शांति अकबर के दरबार में एक अजीब सा खिलखिलाहट और इंतजार लेकर आई थी। अकबर, जो अपने विशाल हृदय और तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, उस सुबह थोड़े सोच में डूबे पहुंचे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो दरबार की नुमाइश से ऊपर उठकर लोगों के दिलों को छू ले। एक अनुभव जो ठट्ठे से भी ऊपर हो, हंसी से भी परे, और जिसे याद करके लोग लंबे समय तक मुस्कुराते रहें। वो दिन नज्म हकीकत की तरह आया। फूलों के रस से सजी आंगनियां, रंग बिरंगी पालकियां, तरन्नुम की स्वर लहरिया
और मगरूर दरबारी सर उठाए बैठे थे। दरबार के भीतर अनगिनत कहानियां, दावे और लीला इकट्ठे थे, हर एक अपनी सत्यता और कर्तव्य के संग। लेकिन बीच बीच में एक ठेठ गांव की मुस्कान भी दरबार की तरफ बढ़ आने की वजह बनी। एक साधारण सा गांव आदमी झुके कंधों के साथ एक बांस की टोकरी में कुछ लेकर आया, और वो कुछ न था कोई दूल्हा, न कोई खजाना, बल्कि एक सामान्य सी सींग लगी रंग भूरी मुर्गी थी। उसने खुद को बचपन की किसी पुरानी दास्ता की तरह पेश किया। साहिब, ये मेरी मुर्गी है, नाम है चमकनी, वो नाचती है। दरबार के लोग पहले तो हंसे, कुछ ने सर पकड़ा और कुछ ने आंखों में तुष्टि की चमक लिए कहा, वाह कितनी बढ़िया। आज तो दरबार में कुत्ते छोड़ी और बाज आते रहते हैं, पर मुर्गी का नाच ये तो कभी सुना नहीं। पर अकबर की आंखों में अचानक एक अलग चमक आ गई। वे ऐसे तमाशे पसंद नहीं करते थे जो केवल शोर मचाकर खत्म हो जाए। उन्हें वह चीज पसंद थी जो सरलता में सच्चाई दिखाती हो। वे उठकर उस गांव आदमी की तरफ मुड़े और बोले, बताओ ये क्या कर लेती है, दिखाओ। गांव वाले की आंखों में मासूम गौरव था और वो नर्वस भी था। उसने टोकरी खोली और चमकनी को धीरे धीरे बाहर निकाला। चमकनी की चाल साधारण रही। वो थी एक सामान्य मुर्गी, पर उसकी गर्दन पर हल्का सा सुनहरा रेशमी फीता बंधा था। शायद गांव वाले ने अपनी जान पर ही कुछ सजावट कर दी थी। जब दरबार में संगीत के सुर चलने लगे, सप्तसुर की मधुर झंकृतियां, चमकनी ने अचानक कदम उठाए। वो कोई मानवबानी नर्तकी नहीं थी, नहीं किसी विदूषक की सीखी हुई चाल पर चल रही थी। उसका नाच सच्चा और स्वाभाविक था, जैसे धरती की धड़कनों पर उसकी ही शिराएं थिरक रही हों। उसकी टांगे समय के साथ साथ झंझनाई, पूंछ के पंख फूलों की तरह फैले, और वो अपने सिर को मोड़कर दरबार की तरफ देखती रही, मानो हर किसी की आंखों में किसी अनकहे सवाल का जवाब तलाश रही हो। दरबार में पहली पल की खामोशी के बाद एक घनघनाहट फूटी। पहले धीरे, फिर तेज होती हंसी, फिर तालियां। कुछ अशिष्ट लोग तंज कसते हुए बोले, कब की मुर्गी, ये तो नाचती हुई किसी अंधेरे मंदिर की मूर्ति की तरह है। पर अकबर के चेहरे पर कुछ और ही नजर आया। मुस्कान में एक नरमी, हंसी में एक करुणा। वे चमकनी की चालों को लगातार निहारते रहे और एक अनजाना सुख महसूस करने लगे। वो सुख जो किसी लंबे दिन का अंत होने पर चुपके से आता है, जब थकन और संतोष दोनों साथ होते हैं। चमकनी का नाच किसी मनोहर कविता की तरह था, कभी नाजुक, कभी उछलता हुआ, और बीच बीच में एक ऐसी चाल कि हर दरबारी अपना दिल रोककर देखता। नाच के बीच वो अचानक दरबार के एक कोने की ओर बढ़ी, जहां मियां ताजुद्दीन खड़े थे, एक अमीर और अहंकारी दरबारी जिनका मन अक्सर दूसरों की खुशी बिगाड़ने में लगता था। चमकनी ने उनकी ओर सिर्फ एक झलक दी और फिर अपनी चाल बदल दी। मियां ताजुद्दीन ने झकझाया हुआ सा मन हटा लिया, पर कुछ उस पल की निगाह में पिघल गया। अकबर ने देखा और कहा, देखा आपने, ये छोटी सी मुर्गी भी किस तरह से हम में से हर किसी की असलियत पर रोशनी डालती है। दरबार के माहौल में बदलाव धीरे धीरे चढ़ने लगा। जो लोग पहले तंज कस रहे थे, वे अब सहज होकर मुस्करा रहे थे। कुछ बुजुर्ग दरबारियों ने अपनी पुरानी यादों में खोकर अपने युवाओं के किस्से गुनगुनाए। बाजार की हलचल, रसोई की खुशबू, बगीचे की शाम, सब कुछ अचानक दरबार की ओर तैर आया। अकबर की आंखों में चमक थी, पर वे तभी गंभीर भी हुए। उन्होंने गांव वाले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ये मुर्गी कहां से पाई? क्या तुम उसे इस तरह से नाचने के लिए सिखाते हो? गांव वाला थोड़ा झिझका पर बोल पड़ा, साहिब, मेरा नाम हरदेव है। मैं किसी जादू या विद्या का जानकार नहीं हूं। ये चमकनी मेरी दादी की थी। दादी कहती थी कि चमकनी अपने आप नाचती है, पर मैं नहीं जानता कि कैसे। बस जब मैं घर से बाजार जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारे गांव की मुर्गियां इतनी मिलनसार है। मैं उसे साथ लेकर चला आता हूं ताकि साहिब को हंसी आए। अकबर ने उसकी बात सुनकर धीमे से कहा,
हरदेव, तुम्हारी सादगी अच्छी है, पर एक शर्त है। चमकनी अब से हमारी दरबारी मेहमान होगी। दरबार के लोग बोले, क्या? राजा ने मुर्गी को दरबार का मेहमान घोषित कर दिया। कुछ ने आंखें फाड़ कर देखा, कुछ ने सर हिलाया, लेकिन अकबर के शब्दों में कोई मजाक नहीं था। उन्होंने चाहा कि आज के दिन दरबार सिर्फ आदेशों और कागजों का अड्डा न रहे, बल्कि जीवन की सरलताओं का उत्सव बने। अगले कई दिनों तक चमकनी दरबार की एक अजीब सी जीवंतता बनकर रह गई। वो सुबह दरबार की परिक्रमा करती, दरबारियों की ओर चिपक कर बैठती और अक्सर उन्हीं की टांगों के पास धूप सेंकती। दरबार में जो बच्चे आते थे, वे चमकनी के इर्द गिर्द मंडराते और उसे चने और चावल खिलाते। जिन दरबारियों का दिल कठोर हुआ करता था, वे भी चमकनी के नाच में छिपे सादे से संदेश को समझते दिखे कि जिंदगी बस अकारण की दौड़ ही नहीं, बल्कि कुछ ठहराव और आनंद के पलों का संग्रह है। पर हर कहानी तभी पूरी होती है जब उसमें मतभेद और परीक्षा आती है। मियां ताजुद्दीन, जिनकी आंखों में अक्सर दौलत और प्रतिष्ठा का प्रतिस्पर्धा झलकता था, ने सोचा कि ये सब हास्य फुर्सत है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने दरबार के कुछ अन्य दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, ये चमकनी दरबार की सादगी और भोलेपन को उजागर कर रही है। अगर हम इसका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा कर दें, हम अपनी हैसियत अर्जित कर सकते हैं। उनकी साजिश काली और घनी थी। उन्होंने नकली दावे बनाए कि चमकनी एक जादुई मुर्गी है जो सुनहरे अंडे देती है, और सुनहरा अंडा किसके पास होता है, वो तो धन की कोई कमी नहीं होने देगा। कुछ लालची दरबारियों ने साजिश में शामिल हो लिया। मियां ताजुद्दीन ने फुसफुसाकर कहा, हमें यह दिखाना होगा कि ये मुर्गी केवल खिलौना नहीं है। हमें इसे रंगीन करके और लोगों को दिखाना होगा कि इसे खरीदकर कौन सा फायदा उठाया जा सकता है। पर चमकनी न तो समझदार मानव थी और न ही किसी चालाक धन कुबेर की साथी। उसकी आत्मा सच्ची और सरल थी। पर मियां ताजुद्दीन का षड्यंत्र घना ही रहा। उन्होंने अखबारों में अफवाहें फैलाई, बाजार में कहानियां चलाई और धीरे धीरे गांवों तक ये बात पहुंच गई कि चमकनी के पास सोने का चमत्कार है। लोग उमड़ पड़े। रामराहु, दुकानदार और गरीब सब आकर चमकनी को देखने लगे। हर कोई उससे आशा रखने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अचानक सोना आ जाएगा। अकबर को यह सब कुछ संदेहास्पद लगा। वे हंसे नहीं, उनकी आंखों में एक धीमी चिंता उभरने लगी। उन्होंने दरबार में बुलाया मियां ताजुद्दीन को और कहा, तुम्हारा उपक्रम क्या है? क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि हर छोटी चीज को बड़ा बनाकर हम लोगों की उम्मीदें हिला देंगे? मियां ताजुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी दिखाई और कहा, साहिब, ये तो कल्याण की बात है। अगर दरबार इसे जनता के लिए उपयोग में लेते हैं तो कौन बुरा मानेगा? और अगर चमकनी सच में सोने का अंडा देती है तो हम सबका लाभ होगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी सोच में खराबी यह है कि तुम लाभ को ही सर्वोपरि समझते हो। कल्याण केवल धनोपार्जन में नहीं है, इसमें विवेक और दायित्व भी शामिल है। चमकनी जैसी जीवित रचना को मजबूर करना या उसकी सादगी को बाजार की चीज बना देना, ये इंसानियत की भावना से विपरीत है। मियां ताजुद्दीन के मन में ठान लिया गया कि वे चमकनी को किसी भी सूरत में हथिया लेंगे ताकि उनकी योजना सफल हो सके। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों से रात के अंधेरे में चमकनी को चोरी करने का तरीका सोचा। पर चमकनी खुद एक रहस्यमयी बुद्धि थी, कोई सामान्य मुर्गी नहीं। जब रात पहुंची और दरबार सोया हुआ था, चमकनी की आंखों में एक अजीब सी जागृति आई। उसने उस रात एक सपना देखा, एक बगीचे की तरह खुला और उजला, जहां उसके जैसे अनेक जीव नाच रहे थे और आसमान में तारे गुनगुनाते थे। उसके सपने में एक स्वर बार बार कहता था, जो नाचता है वो दुनिया को बदल देता है, जो नाचता है वो हंसी बिखेरता है। उस रात मियां ताजुद्दीन के लोग दरबार के पास आए, पर चमकनी ने अपनी सहज बुद्धि से सबकी चाल पकड़ी। वो चुपके से अपनी टोकरी के पास निकली, पर वो केवल भागने के लिए नहीं निकली। उसका उद्देश्य था
दरबार में सबको ये दिखाना कि भौतिक लालच किस तरह से आत्मा को प्रभावित कर सकता है। चमकनी ने वही किया जो मुर्गियां शायद कभी नहीं करती। वो दरबार की गलियों में नाचती गई। उसकी चालों में एक ऐसी भाषा थी कि जो भी उसे देखता वो अनायास रुक जाता। पीछे पीछे दौड़ते हुए चोर लोग जो उसे पकड़ना चाहते थे अचानक रुक गए और उसकी चालों को देखने लगे। चमकनी की नजाकत और उसकी अदा ने उन लोगों के अंदर की कठोरता को पिघला दिया। कुछ ने अपने हाथों में लिए डंडे नीचे रख दिए, कुछ ने आंखें नम कर ली। एक ने तो झूठे मकसद को भूलकर चमकनी के पीछे पीछे चने गिराने लगे, मानो कोई व्यर्थ का गुनाह छूट गया हो। अकबर ने दरबार में ये हलचल देखी और बाहर निकले। उन्होंने बड़े प्रेम से गांव वाले हरदेव और चमकनी को देखा और बोले, ये क्या नौटंकी है? पर उनके स्वर में कोई तिरस्कार नहीं था, केवल एक व्यथित प्रश्न था। मियां ताजुद्दीन ने झूठ बोला कि सब नियमों के अनुसार किया जा रहा था, पर उनकी आंखों में भय की झलक थी। चमकनी ने उस पल दरबार में एक ऐसा नृत्य रचा कि सबकी आत्माएं सजग हो उठीं। उसकी चालों में कुछ निजी यादों का आवेश था। उस दादी की लोरी, खेत की मिट्टी की खुशबू, बरसात की पहली बूंदें। जैसे जैसे वो नाचती गई, लोगों के चेहरे बदलते गए। शर्म, आत्मनिरीक्षण और अंततः एक हल्का सा दिल का सौंदर्य। मियां ताजुद्दीन, जो कुछ क्षण पहले बड़े अभिमान से खड़े थे, अब उनका मन बोझल हो चला था। उनकी साजिशें खोखली और नादान लगने लगी। अकबर ने मियां ताजुद्दीन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें क्या चाहिए था? सोना, प्रतिष्ठा, या केवल यह दिखाना कि तुम किसी से ऊपर हो? चमकनी ने आज हमें वही दिखाया जो हम भूल गए थे, कि सादगी और खुशी गरीब और अमीर दोनों की साझा विरासत है। उनकी आवाज में दुख और सीख का सम्मिश्रण था। दरबार में सन्नाटा पसरा। मियां ताजुद्दीन की आंखें अब शर्म से लाल थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए था, पर समय रहते परिवर्तन मुश्किल था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कहा, साहिब, मैंने गलत किया। अकबर ने उसे दंडित किया कि वो गांव की बेची गई वस्तुएं वापस खरीदे और जो धन वो चमकनी के लिए संचय करने की कोशिश कर रहा था, वो सब दरबार के गरीबों के लिए वितरित किया जाए। पर आदेश केवल दंड तक सीमित नहीं रहा। अकबर ने सबसे बड़ा सबक दिया। हमारे दरबार में जो भी सृजनात्मकता आएगी, चाहे वो गुजर-बसर का साधन लगे या किसी गांव की साधारण प्रार्थना, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम उसे संरक्षण देंगे, पर किसी भी जीव के साथ छल या मजबूरी की अनुमति नहीं मिलेगी। चमकनी की कहानी ने धीरे धीरे देश भर में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग अब छोटे छोटे आनंदों की कदर करने लगे। गांवों में संगीत अधिक बजे, बाजारों में कलाकार उभर कर आए और दरबार ने भी कला और सहज सौंदर्य के लिए नई नीतियां बनाई। और चमकनी, वो तो हर दिन कुछ नया नृत्य करती। कभी उसकी चालों में प्राचीन युद्ध की कहानी दिखती, तो कभी किसी गरीब मां की थकी हुई मुस्कान की। अकबर अक्सर कह उठते, ये मुर्गी हमें हंसना सिखाती है और हंसी से बड़ा कोई धर्म नहीं। समय बीतता गया। मियां ताजुद्दीन ने अपने अहंकार को परखा और उसे मिटाने की कोशिश की। उन्होंने अकबर के आदेश पर गांवों में स्कूल और संगीत के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए। उन्होंने स्वयं अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं कलाओं के संरक्षण में लगा दिया। लोग उन्हें पहले जैसा देखकर अचरज में थे, पर धीरे धीरे उन्होंने ये माना कि परिवर्तन संभव है, बस चाहने की देर होती है। मियां ताजुद्दीन ने भी बखूबी जाना कि शक्ति केवल आदेश देने से नहीं आती, वो तब आती है जब आपने अपना दिल जनता के लिए खोल दिया। अकबर ने चमकनी को दरबार का स्थायी सदस्य घोषित कर दिया, न कि समेटे हुए आभूषणों के लिए, बल्कि उन मूल्यों के लिए जो वो नाच कर दर्शाती थी। चमकनी का नाच अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, वो एक संदेश बन गया। बच्चे उसे देखकर नाचना सीखते, बूढ़े उसके साथ अपनी यादों को ताजा करते, और कई कलाकारों ने उसकी चालों से प्रेरणा लेकर
नए नृत्य रचे। चमकनी कभी सुनहरा अंडा नहीं देती थी, पर उसकी उपस्थिति ने लोग की जिंदगियों में सोने से अधिक कीमती समझ विकसित कर दी। वे क्षण जो बिना लालच के जिए जाते हैं। कई सालों के बाद जब अकबर की थकती सी परछाई दरबार की दीवारों पर पड़ती, तब भी चमकनी हाल की थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत, उसकी चालों में वही सरल सौंदर्य। एक दिन अकबर ने उसे पकड़कर अपनी हथेली में बिठाया और बोले, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हंसी, सहजता और क्या देखना है। चमकनी ने मानो समझते हुए सिर हिलाया और एक मंद मुस्कान सी उसकी चालों में छुप गई। दरबार के सब लोग वहां खड़े थे, कुछ के आंखों में आंसू, कुछ के चेहरे पर मुस्कान। चमकनी की कहानी अब शाहजादों की नहीं रही, वो लोगों की गलीनुक्कड़ की बन चुकी थी। एक ऐसी दास्तां जो बताती थी कि सादगी में भी कितना बड़ा संगीत छुपा होता है। और इस तरह अकबर और मुर्गी का डांस दरबार में केवल एक किस्सा नहीं रहा, वो एक युग का प्रतीक बन गया। उस प्रतीक ने अनेक लोगों के अंतर्मन को हिला दिया, ये सिखाते हुए कि कभी कभी सबसे अनपेक्षित स्थानों से सबसे गहरी सीख आ जाती है। चमकनी ने नाचकर न सिर्फ दरबार की दीवारों को सजाया, बल्कि लोगों के दिलों की खिड़कियां भी खोल दी। जितना उसे दरबार ने चाहा, उतना ही चमकनी ने दरबार को अपनी मासूमियत से मुरझाया नहीं, बल्कि उसे नवीनीकरण और दया की नई परिभाषा सिखाई। वो आखिरी शाम जब चमकनी ने दरबार के समक्ष अपना सबसे लंबा नृत्य प्रस्तुत किया, तो सबने ऐसा अनुभव किया मानो किसी नदी का प्रवाह रुक गया हो और हर बूंद ने अपना संगीत गा दिया हो। नृत्य के समाप्त होते ही अकबर ने खामोशी में कहा, जिस दिन हम हर छोटी सी खुशी को महत्व देंगे, उसी दिन हमारा राज्य सचमुच खुशहाल होगा। और लोग उस वाक्य को अपने दिल में बसा कर गए, नाच और हंसी की एक अलहदा विरासत के साथ जो चमकनी ने उन्हें दी थी। बीरबल और चालबाज गधा। अकबर के दरबार में हंसी और बुद्धिमत्ता की कितनी ही कहानियां गूंजती रहीं, पर हर बार जब भी बीरबल का नाम उठता, लोगों की आंखों में एक अलग सी उम्मीद जग जाती। वो उम्मीद जो किसी कठिन सिद्धांत को सरल करके समझा देने वाली मुस्कान में फंसी होती है। उस साल भी बरसातें देर से आई थी और जनता में हल्की सी बेचैनी थी। खेतों में फसल आशा के मुताबिक नहीं आई थी और लोग परेशान थे। अकबर उस दिन गंभीर थे। दरबार में कई ऐसे सवाल थे जिनका हल मिलना जरूरी था। पर जैसे कि अक्सर होता है, कठिन घड़ी में भी जीवन अपनी अद्भुत घुमाव दिखा देता है। और उस दिन दरबार में ऐसा ही एक अद्भुत किस्सा जम लेने वाला था, जिसमें एक चालबाज गधा और बीरबल की सूझबूझ सबको आश्चर्यचकित कर गई। कहानी की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई, जब गांव से एक अजीब सा केस दरबार में पहुंचा। गांव के एक जमींदार का नाम था रघुनाथ, और रघुनाथ के पास एक गधा था। न तो दिखने में खास और न ही किसी महत्व का, पर पूरे गांव में वो गधा अपनी चालाकी के कारण मशहूर था। लोग उसे चालबाज गधा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अक्सर ऐसे समय पर नित्य विनोद करता कि लोगों की परेशानियां कुछ पल के लिए कम हो जाती। इस बार मामला कुछ और था। रघुनाथ ने आरोप लगाया कि उसके गधे ने एक रात उसके खजाने से कुछ सिक्के खा लिए हैं। हां, सुनने में विचित्र लगता है, पर गांव की कहानियां असलियत से भी अजीब मुकाम पर पहुंच जाती है। रघुनाथ ने कहा कि उसने अपनी तिजोरी के पास कुछ सिक्के रखे थे, पर सुबह उठकर देखा कि तिजोरी से कुछ सिक्के गायब हैं और गधे के मुंह पर मिट्टी के निशान हैं। गांव वाले और रघुनाथ का कहना था कि गधा चोरी करके खा गया होगा, और ये बात अखबार सा फैल गई कि गधा चोर निकला। चुन्नू नाम का एक मासूम चरवाहा भी उस गधे का पालन पोषण करता था। चुन्नू के पास जमीन नहीं थी। वो रघुनाथ के गादों का ध्यान रखता और बदले में उसे कुछ चावल मिलता। चुन्नू ने रोते हुए कहा कि गधा निर्दोष है और वो कभी चोरी नहीं करेगा। पर जमींदार के शब्दों का वजन गांव में भारी था और चुन्नू को लोगों ने शक की नजरों से देखा। मामला बढ़ता गया और अंत में अकबर के दरबार तक पहुंच गया, जहां हर बात का आखिरी फैसला होना तय हुआ था। अकबर की बुद्धि अक्सर अनूठी थी।
वे केवल कानूनी पहलुओं से काम नहीं लेते थे, वे मानवता और व्यवहार का भी परख करते थे। इस बार भी उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने जब मामले का वर्णन सुना तो वो मुस्कुराए और बोले, साहिब, हर चीज का हल सूझने से आता है, और कभी कभी हल उन लोगों के पास होता है जिनकी हम अनुमान भी नहीं करते। बीरबल ने कहा कि वो गांव जाकर सब कुछ स्वयं देखेंगे। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि न्याय किस्म किस्म की फुर्सत नहीं, सच का पर्दाफाश होना चाहिए। बीरबल गांव पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने चुन्नू और गधे से मुलाकात की। गधा छोटा था, आंखों में कुछ और परिवर्तन नहीं, जैसे किसी ने उसकी मासूमियत पर शंकाएं डाल दी हों। बीरबल ने गधे की आंखों में देखा और फिर चुन्नू से पूछा, बताओ, ये गधा किसी अजीब चाल से लोगों को धोखा दे पाता है? चुन्नू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं साहिब, ये बस अपने खाने पीने और आराम का ध्यान रखता है। बीरबल ने गांव के दोनों तरफ से पूछताछ की और देखा कि कई लोगों ने रघुनाथ की बातों को सहजता से मान लिया, क्योंकि पैसा खोने पर लोग किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। पर बीरबल ने नजरों से देखा कि कुछ चीजें सामान्य नहीं हैं। गधे के मुंह पर मिट्टी के निशान सिर्फ दुष्प्रचार में नजर नहीं आते थे, वे किसी घटना का संकेत थे। बीरबल ने गांव की रात की व्यवस्था पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा कि रात को जमींदार किस तरह अपनी तिजोरी को लॉक करता है और कौन कौन घर में आते जाते हैं। गांव वालों ने बताया कि रात में अक्सर एक भीतरी गेट खुला रहता है ताकि अगर कोई पशु आ जाए तो वो देर तक भूखा न रहे, पर तिजोरी को आमतौर पर दीवार के पीछे रखा जाता था। बीरबल ने एक अजीब सी शांति के साथ कहा, मैं कल रात तक रुकूंगा और स्वयं देखूंगा। चुन्नू ने आंखों में उम्मीद की झलक पाई और बोला, साहिब, आप तो सही जानेंगे, पर अगर आप ही मेरा दोष सिद्ध कर देंगे तो मेरा क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच्चाई तुम्हारे साथ है, और सच्चाई का साथ सर्वोत्तम बल है। रात को बीरबल गांव में छिपकर तिजोरी के पास बैठे रहे। उनकी सूझबूझ से वे देख पाए कि किस किस तरह रात में लोग आते जाते हैं। अचानक कुछ सन्नाटा टूट गया। किसी ने धीमी आवाज में कदमों की आहट सुनी। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि दरवाजा खुला, किंतु यह रघुनाथ का ही आदमी नहीं था। एक साया हल्का सा आगे बढ़ा। उसने चुपचाप तिजोरी की तरफ देखा और फिर एक छोटी सी चुपके से अपने हाथ में कुछ लेकर चला गया। पर वहां भी एक और चीज हुई। चोर ने जब वो टुकड़ा लिया तो अचानक गधे की जिज्ञासा जाग उठी। वो गधा जो हमेशा पास रहता था उठा और चोर के पीछे पीछे गया। उस चोर ने गधे को चकमा देने की कोशिश की, पर गधा दौड़ता हुआ भाग गया और उसी समय कुछ सिक्के गिर गए। चोर ने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर गधे ने उनको उठाकर मुंह में दबा लिए और भाग गया। बीरबल, जो छिपकर देख रहे थे, तुरंत बाहर निकले और चोर का पीछा किया। उस चोर के चेहरे पर नकाब था, पर उसका कदम जल्दी और अनिष्ट दिखा रहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और सबको पूरी घटना सुना दी, पर उन्होंने सुनाए बिना भी एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में कहा, यह बात आसान नहीं है, पर जो सच सामने आता है उसे ढकना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि गधा निर्दोष नहीं है, पर यह भी सच्चाई है कि हर कोई मालूम नहीं कर सकता कि किसने चोरी की, पर यहां एक संकेत है। अकबर ने पूछा, बताओ, क्या करोगे? बीरबल ने नटखट मुस्कान दी और कहा, हम एक नाटक रचेंगे जो चोर को अपनी चाल दिखाने पर मजबूर कर देगा। योजना जैसी बीरबल ने सोची वैसी ही लागू हुई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि चोर को पकड़ने के लिए वे तिजोरी के पास एक नया उपाय करेंगे। वे रात जबरदस्त चुप्पी छुपाएंगे और एक नकली तिजोरी रखेंगे जिसमें कुछ चमकदार सिक्के होंगे, पर ये नकली सिक्के असल नहीं होंगे। वे थोड़ी चिमटी में रखे हुए छोटे छोटे पत्थर थे जो दिखने में सिक्कों जैसे लगते। बीरबल का मकसद था कि चोर जब फिर आएगा तो वो इन नकली सिक्कों को ले जाएगा और गधे का ध्यान फिर उसकी ओर जाएगा। इस तरह वे चोर की पहचान कर पाएंगे।
रात पड़ी और गांव की हवा सुहानी थी। बीरबल फिर छिप गए और चुन्नू भी पास ही बैठे, पर इस बार चुन्नू को दिखाया गया कि कैसे पक्का किया जाए कि वो निर्दोष है। चुन्नू ने कहा, साहिब, अगर ये सब सच्ची चाल है तो वो गधा फिर अपराधी मोहरा होगा। पर बीरबल ने कहा कि गधा को दोष नहीं देना है, केवल सच्चाई सामने लानी है। रात के कुछ समय बाद वही साया फिर आया और देखकर गधे की आंखों में कुछ अलग चमक थी। चोर ने फिर नकली सिक्के लिए, पर गधा का ध्यान उसे पकड़ने में असफल रहा। पर इस बार चोर ने भागने की जगह गांव के किनारे एक पुराने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। बीरबल ने पीछे से आवाज दी और चोर घबराकर भागा, पर भागते भागते उसने अपनी टोपी गिरा दी थी, जिससे चोर की पहचान हो गई। बीरबल ने चोर के नाम की जानकारी जुटाई और वो कोई और नहीं थी बल्कि रघुनाथ का ही पुराना साझीदार, जो कर्जों से दबा हुआ था और अपनी किस्मत बदलने की चाह में ये क्रीम कर रहा था। हुआ यही कि चोरी करने वाला आदमी अपनी फजीहत छुपाने के लिए गधे पर आरोप डाल रहा था। उसने जानबूझकर गधे को तंग करके उसे गंदे निशानों से भर दिया, ताकि गधे की गोल गोल सी चालाकी उसे कठोर दोषी बनाए। पर बीरबल की सूझबूझ ने चोर को बेनकाब कर दिया और चुन्नू की इज्जत वापस आ गई। अकबर ने रघुनाथ से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जब सच सामने आया तो उनकी आंखें लाल हो गई। वे घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि उन्होंने दबाव और कर्ज को देखकर वो सब किया था, पर अब वे पछताते हैं। अकबर ने सख्त फैसला सुनाया। न केवल चोर को पकड़ना था, बल्कि समाज को ये सीख देनी थी कि निर्धन का पक्ष भी सुना जाए। चोर को सजा दी गई, पर उसके साथ साथ रघुनाथ को भी कुछ दंड सौंपा गया, ताकि वो भी समझे कि दूसरों को फंसाना अपराध है। चुन्नू को सार्वजनिक तौर पर माफी दी गई और उसके लिए सरकार ने जिंदगी सुधारने के कुछ साधन दिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी ठीक कर सके। गधे को आदर से सराहा गया। उस दिन से उस गधे की लज्जा और इज्जत दोनों लौट आए। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद बीरबल ने गांव में एक चौपाल बुलाई, जिसमें यह बताया गया कि कैसे चोर ने चोरी की और किस तरह गधे को बेवजह दोषी ठहराया गया। पर बीरबल ने वहीं पर एक और बड़ा सबक भी दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी हम जो साक्ष्य देखते हैं वो केवल सतह का अंश होता है। गहरे में जाकर सोचना और समझना ही न्याय है। उन्होंने सबको सिखाया कि पशु भी मानव समाज की तरह अपने तरीके से दुनिया को समझते हैं, और उनकी सरल बुद्धि अक्सर इंसान की चालाकियों को बेनकाब कर देती है। लोगों ने ये बात ध्यान से सुनी और गांव में एक नया संस्कार उभर कर आया। अब वे किसी पर आरोप पहले नहीं लगाते थे। वे पहले जांच करते थे और फिर फैसला लेते थे। समय के साथ चुन्नू का भाग्य बदल गया। उसने गधे की मदद से कुछ नया सोचा। वो खेती के पारंपरिक तरीकों को बदलकर कुछ नए बीज लगाने लगा और बीरबल के कुछ सुझावों के अनुसार गांव के साथ मिलकर एक साझा खजाना, कम्युनिटी स्टोर बनवाया। उस स्टोर में सब अपनी छोटी छोटी बचत डालते और जब किसी को जरूरत होती तो उसे आसान कर्ज पर सामान दिया जाता, जिससे चोरी की दर घटने लगी और आपसी विश्वास बढ़ गया। गधा भी अब गांव का प्रतीक बन चुका था। लोग उसे पवित्र मानने लगे और बच्चों को उसकी कहानियां सुनाते थे कि कैसे एक गधे ने सच्चाई को बचाया। बीच बीच में कुछ लोग बहस करते रहते, कहते कि क्या यह सब सच था या कोई नाटक। पर बीरबल ने कहा था, सच और न्याय वो है जो सबके हित में हो। हमारी नफरत और हमारे शक हमें कई बार अंधेरे की तरफ ले जाती है। और उसी बात ने गांव को बदल दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि उनकी सूझबूझ ने केवल एक निर्दोष को बचाया नहीं, बल्कि समाज को भी नई राह दिखाई। बीरबल की बुद्धि का ये उदाहरण दरबार में वर्षों तक सुनाई दिया गया, और उन कहानियों में से एक वह भी रही जिसमें चालबाज गधा न केवल अपनी मासूमियत से बल्कि अपनी सहज बुद्धि से भी लोगों को एक नई सोच पर ला बैठा। कहानी के आखिरी दिन चुन्नू और गधा दोनों का एक खास उत्सव रखा गया। गांव वालों ने मिलकर जश्न मनाया और बीरबल को भी आमंत्रित किया। जहां बीरबल आए
वहां की हवा में एक अलग सी ताजगी थी। उन्होंने सबको देखा और कहा, देखो, ये दुनिया बड़ी अजीब चलती है। कहीं हम शक करते हैं तो कहीं सच्चाई हमारे सामने हंसकर खड़ी रहती है। और फिर वो मुस्कुराए। हमें चाहिए कि हम हमेशा छोटे छोटे तथ्यों पर ध्यान दें और बड़े बड़े दावों पर इतनी जल्दी भरोसा न करें। इस प्रकार बीरबल और चालबाज गधा की कथा न केवल मनोरंजक थी, बल्कि उसने समाज को भी एक बड़ा उपदेश दिया कि इंसान की बुद्धि और पशु की सहज समझ मिलकर किसी भी झूठ को परास्त कर सकती है। बीरबल ने फिर वही किया जो वे सबसे अच्छा करते थे, सरलता से जटिलता को सुलझा दिया। और जहां तक चालबाज गधे का सवाल था, वो गधा अब गांव की शान बन गया। उसकी चालाकी अब किसी भी हालत में बस एक बच्चे की कहानी नहीं रही, बल्कि सत्य और न्याय की एक छोटी सी मिसाल बन गई, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। और अकबर के दरबार में जब भी कोई अजीब सा मुकदमा आता जो देखने में सरल पर पीछे से पेचीदा होता, बीरबल की ये कहानी जरूर कही जाती कि कैसे एक गधे ने चोर को बेनकाब किया और किस तरह विनम्रता और बुद्धिमत्ता ने अंत में न्याय का सूरज उगाया। अनारकली ने बीरबल को सिखाया सबक। सब जानकर हैरान रह गए। दरबार का वह सत्र कुछ अलग थिरक रहा था। हवा में कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा लहराता था। अकबर की आंखों में आज भी वही व्यापकता थी, पर चेहरा कुछ चिंतित सा दिख रहा था। राज्य की चिंता, लोगों की भीड़ भाड़ और उन कई मामलों का बोझ जो हर दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे। बीरबल, जो अक्सर शहजादी मुस्कान के साथ सब कुछ हल कर देते थे, आज भी दरबार में अपनी सूझबूझ के खजाने खोलने के लिए तैयार थे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मर्ज था। दरबार में उनके समक्ष जो घटना आने वाली थी, वो सबको चौंका देगी और अंत में बीरबल खुद भी उस सबक को समझकर दंग रह जाएंगे, जिसे उसने कभी अपनी अक्लियत से आंकने की सोची न थी। कई दिनों से शहर में अफवाहें उड़ रही थी कि अनारकली, वही अनारकली जिसका नाम सुनते ही दिल किसी पुरानी याद की तरह कंपन करता था, कहीं निकट ही दिखी थी। कुछ लोगों ने कहा कि वे किसी ताबीज फरोशी में मिली थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी धार्मिक मेले में अपना अवतार बदला हुआ देखा। पर महल की गलियों में यह खबर आते ही बहस शुरू हो गई कि अगर सच में वही अनारकली हो तो उसे दरबार में लाना चाहिए या नहीं। कुछ लोग मानते थे कि अनारकली की कहानी प्रेम और दुख की मूर्ति है। कुछ उसे बदनाम करार देते रहे, कहकर कि इतिहास के पन्नों में अनारकली की छवि कुछ ज्यादा ही रंगीन बना दी गई है। अकबर ने शांत होकर कहा कि किसी भी आगाह से पहले सत्य परखना जरूरी है। पर खबर की धार इतनी तेज थी कि अंततः हिरसा बहता हुआ वो अनचाहा दौर अकबर के महल तक पहुंच ही गया। एक दिन एक ललित बूढ़ी औरत दरबार का आना-जा करना शुरू कर दी। वो साधारण परिधान में थी, पर आंखों में कुछ ज्वलंत था, जिसकी धमक जैसे किसी महान शख्सियत की गवाही दे रही हो। उसने दरबार के पास बैठकर कुछ कविताएं गुनगुनाई, कुछ पुराने गीत सुनाए जिनमें प्यार के दुख और समर्पण की गूंज थी। लोगों का ध्यान उस ओर मुड़ा। कई दरबारियों ने कहा कि ये वही अनारकली हो सकती है। बीरबल ने उसे देखा और पहले तो ठिठका, फिर उत्सुकता में कहा, यदि वही है तो एक प्रश्न है। वो अपने अतीत को किस नजरिए से देखती है? क्या उसने वही दुख पिया जो किंवदंतियों में कहा जाता है, या इतिहास ने उसे कुछ और बना दिया? बीरबल की इस जिज्ञासा में एक हाजिरी सी थी। वे हर कहानी के दोनों पहलुओं को देखना चाहते थे। अकबर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यदि वो आकर कुछ कहती है तो सुनना चाहिए, पर हमें संवेदनशील रहना होगा। उन दिनों अनारकली ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। वो केवल गीत गाती और कुछ पुराने किस्से सुनाती, जैसे कोई इतिहास की परछाई हो। पर एक रात उसने अचानक दरबार आने का निर्णय कर लिया। खबर चली कि वो सार्वजनिक रूप से एक नृत्य प्रस्तुत करेगी और उसके बाद खुद बैठेगी, आंखों में वही रहस्य लिए। दरबार में शोर मच गया। कुछ ने विरोध जताया, कुछ ने उत्साह से तालियां बजाई। अकबर ने निर्देश दिए कि उसके लिए सम्मान और आदर स्थापित रखा जाए, पर साथ ही
ये भी कहा कि कोई भी नाटक न हो, जो भी होगा सच्चाई परख कर ही माना जाए। ये कहना जरूरी था, क्योंकि अनारकली का नाम इतिहास की धुंध में डूबा हुआ था और किसी के लिए भी उसे महिमामयी या बदनाम करना आसान था। जब अनारकली मंच पर आई तो हर आंख उसी पर टिक गई। वस्त्रों की सादगी पर दृष्टि की वही ज्वाला, मुस्कान में घनापन और शब्दों में पीड़ा का मधुर सार। उसने नृत्य किया, पर नृत्य किसी दंगल का न था। वो एक स्मृति थी, किसी टूटे प्यार की, किसी छोड़े हुए वचन की। उसके हर कदम में एक कहानी थी और हर गीत की सुर में अनसुलझा दर्द। दरबार की साइलेंस के बीच उसकी प्रस्तुति ने सबका मन हिला दिया। नाच के बाद उसने बंसी उठाई और एक पुराना गीत गाया, एक गीत जिसमें उसने अपनी जिंदगी के क्षणों की बात की, पर नाम नहीं बताया। गीत सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ ने विश्वास किया कि वही अनारकली है, कुछ ने सोचा कि ये केवल खेल है। बीरबल भी सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ नृत्य पर नहीं जमी थी। वे अनारकली की आवाज, उसकी शारीरिक भाषा और मन के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद अनारकली ने स्वयं अकबर से मिलने की इच्छा जताई। अकबर, जिनकी मस्ती में अक्सर मानवता की गहराई दबी रहती थी, उसे पास बुलाकर बोले, बेटी, तुम्हारे गीत में जो पीड़ा है वो किसी निजी त्रास की तरह प्रतीत होती है। हमें उसका सच जानना चाहिए, पर याद रहे कि न्याय और सम्मान हमारा धर्म है। अनारकली ने सरलता से कहा, साहिब, मैं कोई मतलब नहीं ढूंढ रही, मैं केवल सत्य दिखाना चाहती हूं, वो सत्य जो समाज अक्सर छुपा देता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वो किसी साजिश की नहीं, बल्कि न्याय की पक्की उम्मीद की तरह बेबाक थी। बीरबल, जो अक्सर वाक्यों के बीच की मधुरता में छिपे रहस्य की खोज करते थे, उस समय गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि ये मुलाकात किसी बड़े सबक की शुरुआत है। अकबर ने दरबार में प्रस्ताव रखा कि अनारकली को आधिकारिक तौर पर सम्मान दिया जाए और उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक रूप से देने का अवसर मिले। पर कुछ दरबारियों ने सोचा कि ये एक परीक्षण मात्र हो सकता है और इससे दरबार की गरिमा पर असर पड़े। उन्होंने कहा, यदि हम किसी भी कहानी को सुने बिना सजा या पुरस्कार नहीं देते, तब भी हमें सावधान रहना चाहिए। पर अकबर ने कहा, हम किसी को दोषी तब तक नहीं ठहराएंगे जब तक प्रमाण नहीं मिलता। और इसी संतुलन के साथ अनारकली को माना गया कि वो कुछ मामलों पर प्रकाश डालेगी जो दरबार को भी प्रभावित कर रहे थे, विशेषकर उन लोगों की कथाएं जो न्याय के बाहर रह गए थे, प्रेमियों की, किंतु साथ ही निर्दोषों की भी। अगले कुछ दिनों में अनारकली ने दरबार में कई ऐसे किस्से बताए जो पहले छिपे हुए थे, परंतु उसने जो सबसे बड़ा खुलासा किया वह था एक सीधी चुनौती बीरबल के लिए। उसने कहा, बीरबल साहब, आप बुद्धिमत्ता के पतवार हैं। आप हंसाते, सोचते और न्याय का परख करते हैं, पर क्या आपने कभी उस पहलू पर गौर किया है जहां बुद्धि से ज्यादा हृदय की जरूरत होती है? क्या आपकी विनोद भरी चाल के पीछे कभी आपकी अपनी धारणाएं ऐसी नहीं रह गई जो आपको एक आभासी अंधकार दिखा दे? मैं चाहती हूं कि आप स्वयं एक परख में आए। बीरबल ने सहज भद्दी मुस्कान दी और कहा, बेटी, परख तो हम रोज करते हैं, पर बताइए, आपकी ये परीक्षा कैसी होगी? अनारकली बोली, सिर्फ खेल नहीं, मैं चाहती हूं कि आप एक ऐसा निर्णय ले जिसके लिए आप मानेंगे कि आप गलत थे, और यदि आप ऐसा कर ले तब मैं मान लूंगी कि बुद्धि और हृदय का मेल उपयुक्त है। ये चुनौती दरबार में जैसे बिजली गिरने के समान थी। कुछ दरबारियों ने सोचा कि अनारकली का इरादा बीरबल को नीचा दिखाना है। कुछ ने इसे एक व्यावहारिक इशारा समझा कि शायद बीरबल को भी मानवीय पहलुओं में सुधार की जरूरत है। बीरबल, जो स्वभाव से बेहद आत्मविश्वासी थे, पर साथ ही अपने फैसलों के प्रति निष्ठावान भी, इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आपकी परीक्षा से न्याय और सत्य का प्रकाश निकले तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, पर शर्त यह होगी कि परीक्षा निष्पक्ष और सरल हो। अनारकली ने सहमति जताई और कहा कि परीक्षण जल होगा,
पर उसके नियम उसने स्वयं का रखा। उसे राजकीय स्तर पर बताने की आवश्यकता नहीं थी। केवल एक लाल मिट्टी का कटोरा, एक पुराना तख्ती और कुछ गवाही होंगे। तय हुआ कि परीक्षण गांव के एक छोटे से इलाके में रखा जाएगा, जहां एक अजीब घटना घट चुकी थी। एक विधवा का परिवार एक बड़े घराने के दबाव में झुक चुका था और उन्होंने साबित किया था कि विधवा ने कुछ धनराशि छुपाई थी। आरोप पर वे समाज ने उसे नाक कटाकर रख दिया था। पर अनारकली का कहना था कि मामला कहीं ज्यादा जटिल था और बीरबल की सूझबूझ उसे सुलझा सकती थी। जिस दिन परीक्षण होना था, बीरबल ने स्वयं गांव का दौरा किया, पर अनारकली ने निर्देश दिए थे कि बीरबल को केवल वही देखना था जो आंखों के सामने था। उसे गांव वालों की बात, आवाज, भावभंगिमा और छोटे छोटे संकेतों को अपने हृदय से महसूस करना होगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और कहा कि वे निष्पक्ष रहेंगे, पर उनकी सूझबूझ की परख तब होगी जब निर्णय देना होगा। क्या वे अपने तर्कों के सामने सहजता से झुकेंगे? गांव पहुंचे पर बात कुछ उलझी हुई थी। विधवा का नाम था गौरी और उस पर आरोप था कि उसने घर के कुछ अनाज और धन छुपा कर रखा है। गांव वालों के बयानों में विरोधाभास था। कुछ कहा करते थे कि गौरी असामाजिक है और उसने चोरी की। कुछ बातों में स्नेह दिखाई देता था, क्योंकि गौरी ने अक्सर दूसरों की मदद भी की थी। बीरबल ने तथ्यों को परखना शुरू किया। उसने घर की व्यवस्था देखी, गौरी के सामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया तथा वह जहां बैठती वहीं की मिट्टी की खुशबू, उसके हाथों की सूजन, उसकी आंखों की थकावट, सब कुछ नापा। पर अनारकली ने बार बार कहा, तुम केवल आंकड़ों में न उलझो, कभी कभी एक आंसू और एक मुस्कान सच का मार्ग दिखाते हैं। बीरबल ने सोचा कि क्या ये केवल भाव भंगिमा का खेल है। वे तर्क शक्ति के बल पर ही निर्णय लेते आए थे, पर इस बार कुछ अलग था। वो भाव भीतर की आवाज थी जिसे वे पहले संज्ञान में नहीं लाते थे। परीक्षण का मुख्य क्षण तब आया जब गांव के लोगों ने सबूत पेश किए। कुछ ने कहा कि उन्होंने गौरी को अजीब ढंग से रात में जाते हुए देखा। किसी ने कहा कि उनके पास से कुछ चावल की छोटी थैलियां मिली। बीरबल ने चावल की थैलियां देखी। उनकी पैकेजिंग और ठोसता में कुछ ऐसा था जो बेचैनी पैदा कर रहा था। पर अनारकली ने बीरबल को एक छोटा सा प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उनकी नीयत चोरी की थी, या तुम केवल परिणाम देखकर निष्कर्ष खींच रहे हो? बीरबल ने कहा कि प्रमाण तो दिखाई दे रहे हैं। पर अनारकली ने तब गांव के सबसे छोटे बच्चे को बुलाया और कहा, उस बच्चे से पूछो कि उसने क्या देखा। बच्चा डर के बावजूद कह गया कि उसने गौरी को अक्सर अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा है और एक रात उसने देखा कि गौरी कुछ रोटियां लेकर अपने घर की ओर गई, पर उसने ये भी देखा कि वे रोटियां गौरी के घर से निकली हुई नहीं थी, बल्कि एक पुराने पड़ोसी ने उस पर दया करके दी थी। ये अंगुली सी बात बीरबल की तार्किक दीवार पर टूटकर चली गई, क्योंकि उनकी जांच ने पड़ोसी के दान को नजरअंदाज कर दिया था। बीरबल ने गहराई से देखा और पाया कि गांव में कुछ गरीब परिवार थे जिनकी हालत और अधिक बिगड़ी हुई थी। गौरी ने अक्सर उनके लिए भोजन छुपाकर रखा ताकि वे भूखे न रहें। गेहूं और चावल की थैलियां गौरी की अपनी नहीं, बल्कि दान की हुई थी, जो उसने वफादारी से जरूरतमंदों में बांट दी। पर गांव के कुछ लोगों ने इस नेक काम को गलत तरीके से व्याख्यायित किया और चोरी का आरोप लगा दिया। बीरबल का बुद्धि का जाल इस बार उलझन से घिर गया। वे तर्कों का पहाड़ उठाकर खड़े नहीं रहना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि न्याय के लिए संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। अनारकली ने बार बार कहा, जब तुम केवल प्रमाणों के खेल में फंस जाओगे तो तुम सच्चाई के नरम पहलुओं को भूल जाओगे। बीरबल, जो अपने जीवन में अनेक मुगल दरबारियों की चालों को समझते आए थे, इस बार भीतर से हल्के से कांप उठे। क्या वे वास्तव में उस संवेदनशीलता को भूलते जा रहे थे जो न्याय का असली सार है? निर्णय का समय आया। बीरबल ने अपनी शैली में लोगों के सामने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दिखे हुए सबूत चोरी की ओर संकेत करते हैं, पर एक छोटा सा परीक्षण ये भी दिखाता है
कि चीजें उस तरह नहीं थी जैसी दिखाई पड़ती थी। उन्होंने निर्दोषता की दुहाई दी और गौरी को मुक्त कर दिया, पर साथ ही उन्होंने गांव को समझाया कि किस तरह शंका और अफवाह ने किसी नेक दिल इंसान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की राह पकड़ी। उस वक्त दरबार उन्हें आशीर्वाद देता, पर अनारकली ने चुपचाप बीरबल के पास आकर कहा, तुमने सही निर्णय लिया, पर क्या तुमने वही सबक सीखा जो मैं बताना चाहती थी? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, मैंने देखा कि कभी कभी प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण वो भावना होती है जो किसी के कर्मों में छुपी रहती है। पर बताओ, तुम्हें क्या और दिखाना था? अनारकली ने उत्तर दिया, मैं ये दिखाना चाहती थी कि बुद्धि बिना करुणा के अधूरी है और करुणा बिना बुद्धि के अंधी। दोनों का संयोजन ही न्याय का सच्चा रास्ता है। पर अनारकली की परीक्षा केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं रही। उसने बीरबल को एक और व्यक्तिगत सबक भी दिया। उसने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे राजसी मामले का परीक्षण करें जिसमें एक युवा शायर पर आरोप था कि उसने राज दरबार की नीतियों की निंदक कविता कही। लोग कह रहे थे कि शायर ने शाही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने पहले अपनी पुरानी समझ के आधार पर कहा कि शायर को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि कोई भी शाही आलोचना न करे। पर अनारकली ने कहा, पर सुनो शायर को, उसकी कविताओं में छुपा अनुरोध और पीड़ा भी हो सकती है। बीरबल ने उसकी कविता सुनी और पाया कि कवि केवल कटुता नहीं बिखेर रहा था, वो समाज की बेबसी और दरबार की दूरियां दर्शा रहा था। बीरबल ने शायर का पक्ष लिया और उसे नाथकिणी आम सभा में अपनी कविता का अर्थ समझाने का अवसर दिया। शायर ने आंसुओं के साथ कहा कि उसकी कविता सीधे शाही प्रतिष्ठा पर नहीं थी, पर उसके शब्दों में जनता की आवाज थी जिसे सुनना जरूरी था। बीरबल ने उससे कहा कि शाश्वत सम्मान के नाम पर किसी की आवाज दबाई न जाए, पर साथ ही शायर ने भी वादा किया कि वो अपने शब्दों में स्नेह और शालीनता रखेगा। इस संतुलन ने दरबार को नया रुख दिया। ये दिखाया कि जब न्याय में करुणा और बुद्धि दोनों शामिल हो तो समाज में एक मीठी सी समरसता बन सकती है। अंत में अनारकली ने बीरबल को एक निजी जीवन का सबक दिलाया, वो सवाल जो शायद बीरबल ने खुद से कभी नहीं पूछा था। उसने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक लोगों का मार्गदर्शन किया, पर क्या तुमने कभी अपने हृदय को वही आजादी दी? क्या तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे भीतर के प्रेम, डर और अकेलेपन की आवाज को दबा दिया है? बीरबल की आंखों में एक पल के लिए उदासी उतर आई। वे एक पल चुप रहे। तब उन्होंने अनारकली से कहा, शायद तुम्हारी बात सच है, पर बुद्धि और हृदय का मेल मैंने हमेशा कद्म से किया है। यदि कहीं कोई कमी थी तो वो मेरी अपनी अनदेखी थी। अनारकली ने मुस्कुराकर कहा, अधिकांश लोग वही भूल जाते हैं। वे दूसरों को बदलने की शिक्षा देते हैं पर खुद को नहीं पहचानते। ये बात बीरबल के लिए नई प्रेरणा बन गई। वे घर लौटकर कुछ दिनों के लिए अपनी तन्हाई में बैठ गए और अपने जीवन के उन हिस्सों को याद किया जिन्हें उन्होंने बाद में महत्व नहीं दिया था। बचपन की हंसी, कभी खोई हुई दोस्तियां और कुछ ऐसे वादे जिन्हें समय ने झूठा कर दिया था। वे समझ गए कि न्यायिक निर्णयों के बीच भी आत्म देखभाल की आवश्यकता होती है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। समय के साथ अनारकली की परीक्षा दरबार में एक किंवदंती बन गई। बीरबल ने न केवल अपनी सूझबूझ को स्वीकार किया, बल्कि उसने उसे और अधिक मानवीय बना दिया। उसकी बुद्धि में अब एक नरमपन था और उसकी तर्क शक्ति में मानवीय भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता बढ़ गई। अकबर ने कहा, आज हमने न केवल न्याय दिया बल्कि मानवता भी सीख ली। लोगों को यह सबक आश्चर्यजनक लगा। कुछ ने कहा कि अनारकली ने हमारे दरबार में वो भावनात्मक संतुलन लाया जो सदियों से कहीं छूटा हुआ था। अनारकली ने सैनिकों, दरबारियों और आम जन के बीच एक सामंजस्य की नई हवा भर दी। लोगों ने तय किया कि वे अब निर्णय लेते समय केवल प्रमाणों पर निर्भर नहीं होंगे, वे हृदय की आवाज को भी सुनेंगे। आखिरकार अनारकली विदा होने लगी। उसने बीरबल से कहा, तुमने सीख लिया, पर याद रखना,
ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, ये तो बस एक नया आरंभ है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे जितना सिखाया उससे मैं औरों की मदद कर पाऊंगा। अनारकली एक अंतिम बार दरबार की ओर देखकर मुस्कुराई और फिर भीड़ के बीच खो गई, पर उसकी सीख दरबारियों के दिलों में एक अमिट गवाही की तरह बनी रही। कई सालों बाद भी जब कोई ऐसा मामला आता जो केवल कागजों में स्पष्ट होता पर दिल में उलझन छोड़ जाता, बीरबल की वही स्मृति और अनारकली की वही सीख सामने आकर निर्णयों में मार्गदर्शक बन जाती कि बुद्धि और करुणा साथ हो तभी न्याय की धुरी घूमती है। वह दिन जब अनारकली ने बीरबल को सबक सिखाया, दरबार के इतिहास में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। एक अध्याय जिसमें कहा गया कि कभी कभी किसी पुरानी कहानी की परछाई नई आंखों से सच बोल देती है और वही सच्चाई अनेकों के जीवन में उजाला फैलाती है। बीरबल ने फिर वही काम किया जो वे सदा करते रहे, पर अब उनके शब्दों में एक गर्माहट भी समाहित थी और उनके फैसलों में एक नर्म मुस्कान। और लोग आज भी उस दिन की दास्तां सुनाते हैं जब अनारकली आई और सबको हैरान कर गई, क्योंकि उसने न केवल बड़पन दिखाया बल्कि संवेदना, समझ और मानवीयता का वो पाठ पढ़ाया जो दरबार के साथ साथ हर दिल को चाहिए होता है। अकबर के दरबार में वह दिन किसी साधारण दिन की तरह नहीं था। सुबह से ही महल में आवागमन में एक अजीब सी खिंचाव था। दरबार के लोग फुसफुसा रहे थे और रसोइयों की आवाज भी मानो कुछ दबक कर आई थी। अकबर का चेहरा सामान्य से अधिक कठोर था। उनकी आंखों में वही व्यापकता थी, पर होठों पर तनाव की एक पतली रेखा। बीरबल, जो अक्सर व्यंग्य और बुद्धिमत्ता से माहौल को नरम कर देते थे, आज कुछ अलग सी चुप्पी लिए दरबार में खड़े थे। किसी ने साजिश रची थी, एक ऐसी साजिश जिसने अकबर के दरबार की नींव पर प्रश्न उठा दिया। क्या वही आदमी जो अकबर की बुद्धि और दरबार का आधार रहा, उसे ही प्रतिवादी बना दिया जाए? सबकी जुबान पर वो नाम था, एक व्यापारी, कुछ दरबारी और एक अज्ञात संदूक। मुकदमे का केंद्र बीरबल थे। आरोप कुछ इस प्रकार था कि बीरबल ने दरबार के कुछ गुप्त दस्तावेजों और राजसी निधियों के संबंध में गलत निर्णय करके राज्य को आर्थिक हानि पहुंचाई। कुछ दरबारियों ने तो ये भी कहा कि बीरबल ने निजी लाभ के लिए अकबर की सिफारिशों का दुरुपयोग किया। खबर जैसे आग की तरह फैल गई। गली नुक्कड़ों में लोग गुनगुनाने लगे कि बीरबल पर बड़ा मामला चल रहा है। चुने हुए कुछ लोगों ने कहा कि यह सब समिति का फैसला होगा, पर हवा में बदनामी की गंध पहले ही फैल चुकी थी। बीरबल का धैर्य भी मानवीय था। वे चुप नहीं बैठ सके। उन्हें बताया गया कि कुछ राजदूतों द्वारा दिए गए सबूत और कुछ गवाहों के बयानों पर विचार किया जा रहा है। बीरबल ने अकबर का सामना किया और कहा, साहिब, यदि मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप है तो मैं अदालत के सामने अपना पक्ष रखूंगा, पर मैं सत्य पर ही भरोसा रखता हूं। अकबर ने, जो कभी बीरबल के मित्र और संरक्षक रहे, उनकी आवाज में उस दिन कठोरता थी, पर साथ ही कुछ उलझन भी। उन्होंने कहा, यदि कानून कहता है तो हमें पालन करना होगा, पर याद रहे कि न्याय में कोई भेदभाव नहीं हो। मुकदमा शुरू हुआ और बीरबल के विरुद्ध कथित दस्तावेज पेश किए गए। उन दस्तावेजों में कुछ हस्ताक्षर थे, कुछ मुहरें थी और कुछ गुप्त निर्देशों की आड़। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से हर तर्क का सामना किया, पर कुछ चीजें असमंजस में डाल रही थी। किस प्रकार किसी ने अकबर के हस्ताक्षर की नकल करके कुछ आदेश बनाए? कौन था उस गुप्त संदूक के पीछे? दर्शक दीर्घा में बैठी जनता के बीच चरम शोक था। किसी ने विश्वास के साथ कहा कि यदि बीरबल दोषी निकले तो दरबार की बुद्धि पर प्रश्न उठेगा। किसी ने कहा कि यदि बच निकल आए तो न्याय की दीवारें ढह जाएंगी। स्थिति जटिल थी और समय का चक्र धीमा चलता हुआ लग रहा था। अदालत की कार्यवाही के बीच बीरबल के पुराने मित्र, कुछ विद्वान और सैनिक उनके पास आए और कहा कि वे कुछ छिपे छिपाए सबूत ले आए हैं, पर उन्हें सार्वजनिक रूप से पेश करने का डर था। बीरबल ने निश्चय किया कि वे खुले न्याय का सामना करेंगे, पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चकित कर दिया।
एक गुप्त साक्ष्य गायब हो गया। जिस घड़ी में अदालत के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाना था, उसी समय वहां चोरी हुई। उसे चोरी करने वालों ने बिल्कुल चतुराई से दस्तावेजों की जगह नकली दस्तावेज छोड़ दिए। इस चोरी ने बीरबल के पक्ष को कमजोर कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी बीरबल की निर्दोषता सिद्ध कर सकता था, वो अब लापता था। दरबार के कुछ लोग मुस्कराए और कुछ ने कड़वी सलाह दी कि यदि प्रमाण नहीं है तो राज्य सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः अकबर ने कठोर निर्णय लिया। नरमी और कड़ाई के बीच उलझकर उन्होंने बीरबल को राज्य की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से कारागार में डालने का आदेश दिया। यह फैसला कईयों के लिए सदमे जैसा था। बीरबल खुद भी चुप रहे, पर उनकी आंखों में प्रश्न उमड़ रहे थे। किसने और क्यों इस तरह का षड्यंत्र रचा? कारागार की दहलीज पर खड़े बीरबल ने अपनी गरिमा नहीं खोई। वे शांत बने रहे, पर भीतर उनका मन एक खनकते हुए प्रश्न से भरा था। किस तरह वे सत्य को पुनः स्थापित कर सकेंगे जब उनके हाथ बंधे हुए हैं? कारागार की हवा ठंडी थी और दीवारों पर समय की छापें गहरी थी। बीरबल को वहां अकेला छोड़ दिया गया। उनके पास केवल एक छोटा धोती और एक पुराना कमर बंधा था। जेल के पहरेदारों की निगहबानी में वे पहली रात बिताए, पर बीरबल की आत्मा क्रियाशील थी। वे विचार कर रहे थे कि किस प्रकार वे खुद को और अकबर के न्याय को बचा सकते हैं। उनकी बुद्धि ने तुरंत योजनाएं बनाई। कारागार की दिनचर्या का निरीक्षण, पहरेदारों के चरित्र का आकलन और उन कुछ संवेदनशील स्थानों की सूची जो किसी भी गुप्त दस्तावेज के छिपने की संभव जगह हो सकती थी। जेल में बीरबल को कई तरह के कैदियों के साथ रखा गया। कुछ कट्टर अपराधी, कुछ छोटे नरोपी और कुछ ऐसे लोग जिनकी कहानियां दर्द से भरी थी। उनसे बातचीत के दौरान बीरबल ने जाना कि कारागार में भी कई चिट्ठियां आती और जाती थी, पर वे अक्सर पहरेदारों के जरिए रुकी हुई आती। बीरबल ने एक एक कर पहरेदारों से छिप छिप कर बातें की, उनके स्वभाव और गृहस्थी का हाल जाना। उन्होंने समझा कि किसी चतुराई से एक दस्तावेज किसी बाहरी आदमी द्वारा जेल के भीतर छुपा भी दिया जा सकता है, कैदियों के द्वारा या जो पहलू इस साजिश के पीछे है। बीरबल ने शांत स्वभाव से अपने कैदी मित्रों से दोस्ती की और उनमें कुछ को साथ लेकर योजना बनाने लगे। उन दिनों बाहर अकबर का मन भी बेचैन था। उन्होंने तो बीरबल पर विश्वास किया था, पर कुछ सबूत और दमनकारी आवाजों ने उनके मन में संशय भर दिया था। रात में अकबर अकेले अपनी कक्षाओं में बैठकर बीरबल के बारे में सोचते। क्या उन्होंने सच में कोई बड़ा अपराध किया था? जिन लोगों ने बीरबल के विरुद्ध गवाही दी थी, वे सब कितने सच्चे थे? क्या किसी ने अकबर के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा था ताकि कभी कभी दरबार में कुछ प्रधान बदल जाए? ये सवाल अकबर के मन को सताने लगे। पर वे राजा थे, उनके लिए निर्णय कठिन था, क्योंकि यदि वे किसी मित्र की सहायता में जल्दी कदम उठाते तो कानून के प्रति अनैतिक ठहरते, और यदि वे कठोर बन जाते तो वे अपना मानवात्म्य खो देते। इधर जेल में बीरबल ने अपनी सूझबूझ से छोटे छोटे संकेत इकट्ठे किए। उन्होंने पहरेदारों की आदतों से जाना कि कौन सी रात डोरियां कमजोर होती है, किस पहरेदार को कब ज्यादा शराब की ललक होती है, कौन नकली आश्वासन के लिए भ्रष्टनीय होता है। उन्होंने कुछ कैदियों को बोला कि यदि प्रवेश द्वार के पास होने वाली टहनी में कोई अजीब आवाज सुने तो वे सूचित करें। ये सब संकेतों का एक जाल था। बीरबल का लक्ष्य था एक ऐसा पल पैदा करना जब कोई गुप्त से दस्तावेज बाहर भेजने की कोशिश करेगा और उसे पकड़ा जा सके। वे जानते थे कि षड्यंत्रकर्ता दस्तावेजों को दोबारा से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं, या वे उन्हीं दस्तावेजों के सहारे अकबर को भ्रमित कर रहे होंगे। एक रात जब चांद भी अल्प प्रकाशित था, बीरबल ने अपने छोटे से नेटवर्क को सक्रिय किया। कुछ कैदी एक छुपे हुए संकेत के रूप में कैदखाने के एक पुराने कमरे में छिप गए थे, जहां से एक सुरंग की तरह खुलने की गुंजाइश थी। ये जगह बहुत दिनों से प्रयोगविहीन थी, पर कईयों ने इसे देखा था। कुछ पहरेदार, जिन्हें बीरबल ने समझा लिया था कि वे पैसा लेकर कुछ कर सकते हैं,
उन्हें भी सामने कर लिया गया। वास्तव में बीरबल ने एक चाल चल दी। उन्होंने जानबूझकर एक नकली चिट्ठी पहरेदार को दिखाई, जिसमें लिखा था कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज रात पुनः भेजे जाएंगे। ये चिट्ठी असली नहीं थी, पर उसका उद्देश्य था कि षड्यंत्रकर्ता ही फर्श पर पैदल पड़कर दस्तावेज लेने आए और पकड़े जाएं। बीरबल की योजना सटीक निकली। रात के सन्नाटे में कुछ लोगों ने चोरी छिपे दस्तावेज लेने की कोशिश की, पर वे पकड़ लिए गए। पकड़े गए व्यक्ति दरबार से जुड़े कुछ परिचित चेहरे थे। ये वही लोग थे जिनकी हल्की सी आभा पहले भी बीरबल के कानों में पड़ी थी। किसी ने बाहर खबर पहुंचाई और अकबर स्वयं कारागार आए। वे स्तब्ध थे। उनके सामने वे लोग खड़े थे जिनकी कथन से बीरबल पर आरोप लगाए गए थे। कुछ तो अपने अपराध को स्वीकार कर चुके थे, कुछ ने भोली भाली आंखों से कहा कि उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ा। अकबर के मन में मिश्रित भाव आए, राजनीति की कठोरता और मित्र की गवाही के बीच। पर जब बीरबल को बुलाया गया और उन्होंने सब प्रमाणों को समझाकर बताया कि किस तरह एक साजिश ने दस्तावेजों को छुपाया और कैसे वे नकली दस्तावेज बनाकर अकबर को भ्रमित करना चाहते थे, तो अदालत में सन्नाटे सा फैल गया। बीरबल ने सारे तथ्यों को तार्किक और सहज ढंग से जोड़ते हुए दिखाया कि किस प्रकार कुछ दरबारी और व्यापारी मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचते रहे ताकि वे अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर सकें। राज्य के धन का एक हिस्सा अपने पास निकाल लिया जाए और दोष किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर थोप दिया जाए। अकबर के आंखों में आंसू थे, पर वे झुके हुए निर्णय के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, हमें ये बात भली भांति समझनी होगी कि न्याय केवल सजा नहीं बल्कि सुधार भी है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कड़े आदेश दिए जिनकी भूमिका सिद्ध हुई। कुछ को दंड दिया गया, कुछ को संपत्ति वापसी का आदेश हुआ और कुछ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। बीरबल पर लगे सारे आरोप मिटा दिए गए और अकबर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, न केवल बीरबल से बल्कि पूरे दरबार से जो उस छल प्रपंच में फंसकर सत्य को अनदेखा कर बैठे थे। बीरबल को जेल से मुक्त कराया गया और उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। पर सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब अकबर ने कहा, मेरे दरबार में जो भी बुद्धिमत्ता काम करे वो हमेशा न केवल नियमों की परीक्षा ले बल्कि मनुष्यता की भी परख करे। बाहर निकलते समय बीरबल ने कैदियों से कहा कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। कानून ने यदि किसी की गलती देखी है तो दंड भी मिला, पर सुधार का मार्ग भी खुला। बीरबल ने उन कमजोर पहरेदारों को क्षमा किया, पर साथ ही उन्हें चेताया कि सत्ता का दुरुपयोग किसी भी हालत में ठीक नहीं। गांव के लोग जिन्होंने बीरबल की निष्पक्षता की गवाही दी थी आज उनकी तारीफ करते थे, पर सबसे मूल्यवान बात यह थी कि अकबर और दरबार के लोगों ने सीखा कि किसी भी तरह की अफवाह और अधूरी जानकारी पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। न्याय की खुराक धैर्य और परख भी मांगती है। कहानी का एक छोटा परंतु बड़ा पहलू यह भी था कि बीरबल ने अपनी जेल की नगण्य सेवा के दौरान जाना कि मनुष्य का असली बल उसकी संवेदना और संबंधों में है। उन्होंने जाना कि अकेलापन कितनी सख्ती से किसी की आत्मा को ताना सकता है, पर साथी मिलने पर वही आत्मा कितनी जल्दी पुष्पित भी हो सकती है। उन्होंने जेल के दिनों में जो मित्र बनाए थे, कुछ छोटे अपराधियों से दे के जीवन में नई उम्मीद जगाई। उनके सुधार के लिए बीरबल ने सुझाव दिए और कईयों ने अपने भीतर परिवर्तन देखा। यही परिवर्तन समाज में भी आया। लोगों ने जाकर उन शोषितों का हाथ थामा और कठिनाइयों में भी इंसानियत को चुना। समाप्त में अकबर ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि न्याय व्यवस्था में अब पारदर्शिता लाई जाएगी। दस्तावेजों की निगरानी, सबूतों की पुष्टि और गवाहों की सत्यता पर नए नियम बनाए जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, न्याय का रास्ता लंबा हो सकता है, पर सत्य अंततः अपनी जगह बनाता है। और इस तरह बीरबल का नाम और उनका मान दोनों अधिक मजबूत होकर उभरा। ये घटना दरबार की कहानियों में एक वार्तालाप बन गई, ये बताने के लिए कि कैसे षड्यंत्रों और भ्रमों के बीच एक बुद्धिमान और धैर्यवान इंसान ने सत्य को बचाया और समाज को एक नई शिक्षा दी।